हेलो एवरीवन, क्या गाइस आपको भी ऑन, एट, ओवर, फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, आफ्टर, बिफोर ये सब समझने में प्रॉब्लम होती है? आज भी जब आप प्रेपोजिशन यूज करते हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियो आपके लिए गाइस बेस्ट वीडियो है। सो वीडियो के अंदर बने रहना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, let's get started. So guys, today we are here English speaking course. It's our 57th day. आज guys हम बात करने वाले एक बहुत ही बोलते हैं ना डिमांडिंग और बर्निंग टॉपिक की, बहुत ही मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक की, और एक तरह से कह सकते हो आप एडवांस टॉपिक की। उस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। अब बात ही आती है कि प्रेपोजिशन में गाइस होता क्या है। तो जनरली जो प्रेपोजिशन में देखा जाता है तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन। आप सबको ये पता है कि प्रेपोजिशन होते कौन कौन से, ये सारे प्रेपोजिशन है मैंने जो लिखे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंग्लिश की दुनिया में अगर देखने आप जाते हो तो मोर देन 50 प्रेपोजिशन है। पर आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको 10 प्रेपोजिशन बताने वाला हूं। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि इस 10 प्रेपोजिशन के अंदर, इस 10 प्रेपोजिशन के जरिए आप किस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को या इंग्लिश स्पीकिंग को या अपनी स्किल को एडवांस लेवल पे ले जा सकते हो। सो गाइस, आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रेपोजिशन का इसका कंसेप्ट क्या है। तो पहले तो आप इस चीज को क्लियर कर लो, इट्स प्रेपोजिशन और प्रीपोजिशन। तो गाइस बोथ आर सेम, दोनों ही बोला जाता है। प्रेपोजिशन भी बोला जाता है और प्रीपोजिशन भी बोला जाता है। सो कंप्लीटली फाइन। अब प्रीपोजिशन होता क्या है, तो इसका कंसेप्ट क्या है? तो गाइस इसका जो कंसेप्ट है वो कहता है, जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं, हम हिंदी में अक्सर पता है गाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम हिंदी में? जैसे ऊपर, नीचे, आजू बाजू, राइट? हम बोलते हैं ऊपर, नीचे, आजू बाजू, आगे पीछे। ये सारे वर्ड क्या बता रहे? दिशा बता रहे, पोजीशन बता रहे। तो इस सारे वर्ड की पोजीशन को, इस सारे वर्ड की कैटेगरी को क्या नाम दिया गया है इंग्लिश में? प्रेपोजिशन। तो जिस तरह से हिंदी में वर्ड है ना, आगे पीछे, आजू बाजू, ऊपर नीचे, उसी तरह से इंग्लिश में भी कुछ वर्ड है। उसमें से मैं आपके सामने 10 ऐसे वर्ड लेके आया हूं जो कमाल कर देंगे, आपके बोलते ना आपके इंग्लिश स्पीकिंग में 4 चांद लगा देंगे। तो गाइस प्रेपोजिशन को लिखने का जो तरीका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिखा है कि क्लास में, क्या लिखा है? क्लास में। अब इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो पोजीशन बता रहा है, जो दिशा बता रहा है, जो स्थिति बता रहा है? तो वो है में, राइट? अब इसको जो लिखने का सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है? हिंदी और गुजराती में इसको सीधा सीधा लिखा जाता है, लेकिन इंग्लिश में जब लिखते हो ना तो ये रिवर्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब ये जो में है ना, इसका इंग्लिश पहले आएगा और ये क्लास है, इसका इंग्लिश बाद में आएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में जब प्रेपोजिशन लिखोगे तो जिस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन यूज हुआ है, स्कूल के सामने, मेरे पीछे, मेरे बाजू में, मेरे सामने, क्लास में, तो जिस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन यूज हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा? इन क्लास। क्या बनेगा? इन क्लास। ना कि आप में से ज्यादातर लोग ऐसा लिखते हैं क्लास इन, जो हिंदी और किसी और मीडियम से होते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, वो क्या लिखते हैं? क्लास इन। तो गाइज समझ में आ रहा है प्रेपोजिशन लिखने का बेस्ट बोलते हैं कि प्रैक्टिकल मेथड क्या है? तो रिवर्स करके लिखना, आपको आगे पीछे करके लिखना है, दैट्स इट। तो ये था प्रेपोजिशन का रियल मीनिंग। अब गाइज मैंने बहुत सिलेक्टेड प्रेपोजिशन आपके सामने लाए हैं, 1 बाय 1 करके हम सारे पढ़ेंगे। गाइज कल का वीडियो टेक्निकल इश्यू होने के कारण पूरा अपलोड नहीं हो पाया था, सो सॉरी फॉर दैट, वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। आज मैं वो वीडियो फिर से बना रहा हूँ, राइट? तो वो खाली आप एक टीजर समझ सकते हो, राइट? ये जो प्रेपोजिशन का वीडियो है ये बहुत ही कमाल का है। सो गाइज फ्रॉम, पहला वर्ड आ रहा है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। आप सबको पता है फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से हिंदी में। अब इसका मीनिंग तो ये रहा, अब इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करते हैं? तो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। मैंने लिखा है राघव कल कनाडा से आएगा। राघव कल कनाडा से आएगा। तो गाइस ध्यान से सुनना, इसका इंग्लिश बनेगा राघव विल कम। अब मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन यानी कि ये से कहां यूज हो रहा है? तो ये रहा से। कहां से आ रहा है? कनाडा से। तो यहां पे ये प्रेपोजिशन वर्ड यूज हो रहा है। तो ट्रिक लगा दो गाइस। ट्रिक क्या है? प्रेपोजिशन के इंग्लिश को आगे लिखो और वर्ड को पीछे लिखो। तो से का इंग्लिश क्या आएगा? फ्रॉम। तो फ्रॉम आगे आएगा और कनाडा पीछे आएगा। क्या बन जाएगा? फ्रॉम कनाडा। और भाई साहब कनाडा फ्रॉम नहीं होगा, राइट? उसी तरह मेरे पास इन क्लास होगा, क्लास इन नहीं होगा। तो पहले क्या आएगा? फ्रॉम। तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम कनाडा। मैंने क्या लिख दिया? फ्रॉम कनाडा। तो मेरा आंसर बन गया राघव विल कम फ्रॉम कनाडा। इट इज डन। ओके, अब हम बढ़ते गए एक दूसरे प्रेपोजिशन की तरफ, उसका नाम है फॉर।
अब बेसिकली फोर जो है इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में तो इसका मीनिंग होता है के लिए। क्या मीनिंग होता है? के लिए। अब के लिए यानी मेरे लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे, इंडिया के लिए आप क्या करोगे, अपने फ्यूचर के लिए क्या करोगे, इस तरह से यूज होता है के लिए। एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, है ना गाइज। ये हम हमारे बेस्ट फ्रेंड को बोलते हैं कई बार कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो गाइज कम ऑन, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है? ये रहा, के लिए। किसके लिए? आपके लिए। तो इसका इंग्लिश के लिए यानी फॉर पहले आएगा और आप यानी यू बाद में आएगा। तो क्या बनेगा? छोटा सा वर्ड बन के आ रहा है फॉर यू। क्या बन के आ रहा है? फॉर यू। अब ये जो वर्ड बना रहे हो ना आप, फॉर यू, फ्रॉम कैनेडा, इन सबको इंग्लिश में सेंटेंस बनाते समय लास्ट में ही लिखना है। ना आगे आएगा ना पीछे आएगा, कहीं पे नहीं, बीच में भी नहीं आएगा, लास्ट में ही लिखना है हमेशा। तो इसका आंसर बनने वाला है आई कैन डू। कुछ भी यानी एनीथिंग। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। याद कर लेना गाइस, सेंटेंस कभी काम में आ सकता है। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो ये था गाइस फोर, राइट। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ, इसका नाम है ऑन। अब ऑन का मतलब क्या होता है? तो ऑन का मतलब होता है पर, लेकिन मैं आपको यहाँ ऑन को आज थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ऑन के कितने यूज है जनरली। तो जो देखो गाइस, ऑन का जो जनरल मीनिंग निकल के आता है वो होता है पर, किसी चीज़ पर, राइट। मान लो मुझे बोलना है कि किताब टेबल पर है, मार्कर टेबल पर है, मेरा फ़ोन टेबल पर पड़ा है। मतलब दो चीज़ के बीच में कोई गैप नहीं है। मार्कर टेबल के ऊपर पड़ा है, मतलब इस तरह से चिपक के पड़ा है ना, टेबल और मार्कर के बीच में गैप आ रहा है? नहीं है। तो क्या आएगा? ऑन आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी गैप आ गया ना, थोड़ा सा भी जनरली, तो वहाँ पे ऑन ना बोल के ज़्यादा अच्छा क्या होता है बोलना? ओवर। तो ये छोटा सा ऑन और ओवर के बीच में थोड़ा डिफरेंस था ये, कि ऑन और ओवर के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों का मीनिंग सेम ही है ऑल दो, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ओवर? तो ऑन बोलता है देयर इज नो स्पेस बिटवीन टू थिंग्स, एंड ओवर बोलता है देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन टू थिंग्स। ये आता है ओवर। तो ये हो गया ऑन और ओवर के बीच का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं ऑन का जो सबसे बड़ा यूज है वो यही था, लेकिन इसके अलावा दो तीन और यूज है। वो क्या है? तो ऑन का जो यूज है वो डे बताने के लिए आता है, डेट बताने के लिए आता है, और ऑन दी टेबल, ऑन दी चेयर, ये तो आता ही आता है। जैसे आप डे की बात करो, मैं आपको सोमवार को मिलूंगा, जैसे इसमें लिखा है कि हम सोमवार को आएंगे। तो गाइस इंग्लिश में रूल है, डे का नाम कभी भी अकेला नहीं आएगा जब आप सेंटेंस में डे को यूज करोगे। गाइस मुझे थोड़ा एक्चुअली बहुत सर्दी हुई है ज़्यादा, राइट, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली, बट स्टिल आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू। सो गाइस हम सोमवार को आएंगे, मतलब डे का नाम अकेला नहीं लिखेंगे हम कहीं भी। डे को किसके साथ लिखेंगे? ऑन के साथ हमेशा लिखेंगे, राइट। डेट होगी तो भी ऑन के साथ आएगी। जैसे मुझे बोला मैं आपको 14 जनवरी को मिलूंगा, तो आई विल मीट यू ऑन 14 जैन। तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, हम सोमवार को आएंगे, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो इसका इंग्लिश होने वाला है वी विल कम ऑन मंडे। क्या बन गया? वी विल कम ऑन मंडे, राइट। तो ये था गाइस ऑन का यूज। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एट। एट का मतलब क्या होता है? पर। लेकिन एट के दो यूज हैं, बहुत इजीली भाषा में बता रहा हूँ। छोटी छोटी जगह बताने के लिए आता है और ओक्लॉक को बताने के लिए आता है। छोटी छोटी जगह मतलब आई एम एट होम, आई एम एट क्लास, एट वर्क, एट जॉब, एट लाइक क्रॉस रोड, एट लाइक मुझे बोलना है कि मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, तो छोटी छोटी जगह, आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड और बस स्टॉप। तो छोटी जगह बताने के लिए आता है। और एक ओक्लॉक, जब भी आप ओक्लॉक लिखोगे, 3 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, वट एवर, जब भी टाइम बताओगे तो कोरा कोरा नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा? एट। ठीक उसी तरह जिस तरह से डे बताया ना हमने, डे किस नाम के साथ क्या आता है? ऑन ना, तो ओक्लॉक के साथ क्या आता है? एट। जैसे कि 7 बजे मुझे कॉल करना, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं किसी को बोल रहा हूँ 7 बजे मुझे कॉल करना, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉल मी एट 7 o'clock, कॉल मी एट 7 o'clock। क्या लिखा मैंने? कॉल मी एट 7 o'clock, दैट्स इट। तो o'clock क्या आ रहा है? एट आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते और आगे देख क्या आ रहा है गाइस, तो आगे आ रहा है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, राइट। जैसे मुझे बोलना तुम्हारे पीछे कौन है, उसके पीछे कौन था? वो बस के पीछे भाग रहे थे। कल आप गाड़ी के पीछे क्यों भाग रहे थे, राइट। तो बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। कब आता है ये? हम कल बस के पीछे थे, तो कहाँ आ रहा है? प्रीपोजिशन वर्ड ये रहा, पीछे। किसके पीछे?
बस के पीछे, यानी बिहाइंड द बस, ये लास्ट में लिखेंगे बिहाइंड द बस। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, तो पूरा सेंटेंस बन के आएगा वी वर, राइट गाइस, बहुवचन के साथ क्या आता है पास्ट में, वर, वी वर कहाँ थे, बिहाइंड द बस, तो लिख दो वी वर बिहाइंड द बस यस्टरडे, कल थे ना, तो यस्टरडे, वी वर बिहाइंड द बस यस्टरडे, तो ये मेरा आंसर बन गया, वी वर बिहाइंड द बस यस्टरडे, राइट। उसी तरह एक आगे गाइस आ रहा है आफ्टर एंड बिफोर, क्या आ रहा है, आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, राइट। आफ्टर यानी बाद में, यानी हम 2 दिन बाद आएंगे, फ्यूचर की बात हुई, 2 दिन बाद आएंगे, और बिफोर यानी के पहले, 4 दिन पहले वह बीमार थी, तो दोनों में फर्क है ना, एक बाद की बात कर रहा है, एक पहले की बात कर रहा है। तो एग्जाम्पल्स सॉल्व करके देखते गए, ज़्यादा समझ में आएगा। आफ्टर यानी बाद में, हम 2 दिन बाद आएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वी विल कम आफ्टर 2 days, वी विल कम आफ्टर 2 days। अगर पहले का एग्जाम्पल लिखना तो मैं लिखूंगा 4 दिन पहले वह बीमार थी, तो मैं क्या लिखूंगा, शी वॉज सिक, 4 दिन पहले, तो क्या लिखूंगा, बिफोर 4 days। अब आप में से कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते, 2 days आफ्टर और 4 days बिफोर लिख देते, ना ना भाई साहब, पता है ना, क्रॉस करके लिखना है। प्रेपोजिशन के वर्ड को 2 दिन बाद, प्रेपोजिशन के वर्ड को पहले लिखना है, और जो टाइम बता रहा है उसको वर्ड को पीछे लिखना है, राइट। सो गाइस कहीं ना कहीं हमको ये समझना है कि होता क्या है, तो वी विल कम आफ्टर 2 days एंड शी वॉज सिक बिफोर 4 days। मेरे पास ऑप्शन है, अगर आफ्टर ना लिखना हो ना तो मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, अगर मुझे आफ्टर नहीं लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ व्हाट गाइस, देन आई विल बी राइटिंग व्हाट, देन आई विल बी राइटिंग लाइक शी और वी विल कम 2 days later, और शी वॉज सिक 4 days ago, क्या लिख सकता हूँ, 4 days ago, राइट गाइस। इतना समझ में आ रहा है, सब साथ में हो गाइस, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, राइट गाइस। मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन प्लीज आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, इसको पूरी तरह से अच्छे से देखना, राइट। मैं आज बीमार हूँ फिर भी वीडियो बना रहा हूँ ना गाइस, तो आपका तो देखने का गाइस बोलता है ड्यूटी है यार, आपको तो देखना चाहिए, देखना पड़ेगा भाई साहब। व्हेन आई एम मेकिंग द वीडियो ना फॉर यू, तब मैं लैक नहीं हो रहा हूँ, मैं आगे पीछे नहीं हो रहा हूँ, तो आप कैसे हो सकते हो, राइट। ओके, एक और देखते हैं एग्जाम्पल गाइस, 3 और बचे हैं, आइए देखते हैं। इन फ्रंट ऑफ यानी क्या होता है, के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, जैसे मैं बोलूँ कि आपके सामने मैं हूं, आपके सामने मोबाइल है, आपके सामने मिस्टर इंग्लिश वाला है, तो के सामने के लिए क्या आएगा, इन फ्रंट ऑफ, तीनों वर्ड को साथ में लिखना है, इन फ्रंट ऑफ, वह मेरे सामने था, तो गाइस क्या आएगा, ही वॉज मेरे सामने, तो मेरे को पीछे लिखेंगे हम, इन फ्रंट ऑफ मेरे सामने यानी मी, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने था, ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। वो मुझे अगर बोलना है कि सबके सामने वो नाटक कर रहा था, ही वॉज लाइक डूइंग आर्ग्यूमेंट्स, या ही वॉज बोलते हैं कि एक्टिंग, ही वॉज एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ही वॉज स्पीकिंग लाई इन फ्रंट ऑफ मी एक्चुअली, राइट। तो इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने, अंडर यानी क्या होता है, नीचे, के नीचे, मतलब बिल्ली पेड़ के नीचे थी, कोई चीज़ है उसके नीचे है। जैसे मुझे अगर आपको एक दृश्य बताना हो, राइट, तो ऐसे मान लो ये पेड़ है ना, राइट, दिस इज़ द ट्री, अब इस ट्री के नीचे कुछ लोग बैठे होते, देखा होगा, हम भी कई बार छाँव में बैठते पेड़ के नीचे, तो वो है अंडर द ट्री। तो अंडर द ट्री यानी बिल्ली पेड़ के नीचे, तो मैं क्या लिखूंगा, द कैट वॉज अंडर द ट्री, द कैट वॉज अंडर द ट्री, दैट्स इट। अब गाइस वीडियो के लास्ट प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, वो बहुत ही इजीएस्ट है, इन यानी क्या होता है, मैं या अंदर, जैसे मैं घर में हूँ या मैं घर के अंदर हूँ, कई बार दोनों बोला जाता है, तो इनका मतलब होता है मैं या अंदर। मैं अहमदाबाद में हूँ, तो गाइस उसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम इन अहमदाबाद, आई एम इन अहमदाबाद। मैं कनाडा में हूँ, आई एम इन कनाडा। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, आई एम इन ऑस्ट्रेलिया। वो ऑस्ट्रेलिया में थी, तो सी वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो गाइस यहाँ तक समझ में आ रहा है,
अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इनकी जगह पे एक और एक वर्ड आता है, उसका नाम है इनटू। आपने भी सुना होगा कई बार ग्रामर की या नॉवेल बुक पढ़ते हो, ग्रामर आप पढ़ते हो या मूवीज देखते हो, तो ये इन और इनटू बहुत हैरान करता है। तो इन और इनटू में क्या फ़र्क है? तो इन बोलता है चीज़ें स्टेबल है, कोई वस्तु या इंसान स्टेबल है, लेकिन इनटू बोलता है कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई गति हो रही है, राइट। जैसे मुझे बोलना है कि शिक्षक क्लास में आ रहे हैं, तो शिक्षक क्लास में आ रहे हैं यानी कोई मूवमेंट हो रहा है ना, तो वहाँ पे इन नहीं आ सकता, वहाँ पे इनटू आएगा। मैं बोलूँगा द टीचर इज कमिंग इनटू द क्लास। बच्चे पानी में खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे, कोई एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनटू द वाटर। लेकिन मैं घर में हूँ, आई एम इन होम। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन द क्लास। तो स्टेबल होता है, कोई गति नहीं होती तो इन आता है, और कोई गति होती है तो इनटू आता है। तो गाइस आई होप आपको ये प्रेपोजिशन का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं गारंटी देता हूँ गाइस, अगर आपने इसको बिना स्किप किए हुए देखा है और आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, आपको लाइफ में कोई दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा प्रेपोजिशन के लिए, राइट। ऑल्दो इसके अलावा और भी कई सारे यूज़ होते गए इस प्रेपोजिशन, लेकिन ये जो है ना 10, ये आपको 95% हेल्प करेंगे। बाकी के जो प्रेपोजिशन है वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर यूज़ होते हैं। रेयर इन द सेंस के बोलते हैं कि 5-10% यूज़ होते हैं, बाकी 90 to 95% तो यही प्रेपोजिशन आपको हेल्प करने वाले हैं। तो भाई साहब जब 90% ही हेल्प करता है, क्यों ना हम इसको सीख के इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। बाकी का जो 10% है वो तो हम हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से कर लेंगे, राइट। सो इंग्लिश इज गाइस यू नो एक बहुत ईजी लैंग्वेज है, ट्रस्ट मी। बस यू नीड टू डू हार्ड वर्क, यू नीड टू डू हार्ड वर्क। अगर आप नोट पेन लेके बैठे हो, अगर आपने नोट किया तो बहुत अच्छी बात है, नोट नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो इसका, राइट। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, एंड प्लीज़ यार आप ये सब लिखा करो, क्योंकि इट विल हेल्प यू, राइट। Okay guys, so till then keep learning and keep sharing. Thank you.